बच्चा लोग, आप लोगों को पता है कि आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ते हैं। और ये सेशन बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन से ज्यादा हम लोग कुछ भी पढ़ने का प्रयास इसमें नहीं करते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि बच्चे इस समय में बहुत कम से कम सेलेक्टेड चीजों को पढ़े और वो अपना रिजल्ट बूस्ट कर पाए, अच्छा कर पाए। ठीक है बच्चा, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर क्या है और इसका शुरुआत किस तरीके से होता है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। आइए, सबसे पहला बात कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये हुआ कि यदि मान लो कि एक करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है, एक वायर है, एक तार है जिसमें करंट पास कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में पास कर रहा है, लेकिन इससे पास करने वाला जो करंट है इसके आसपास में बच्चा लोग मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। कौन सा इफेक्ट जनरेट करता है बताओ? मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। बात समझ में आ? तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। अब ये जो जनरेट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब जितना भी इसके आसपास का जगह है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का जो स्पेस होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट करता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से। तो सीधा सीधा समझिए, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना, यही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चा, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका। अब एक मिनट के लिए देखना, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये जो चैप्टर है, सबसे पहले आपको इसमें 2 मार्क्स बीबीआई में सबसे पहला नंबर पढ़ना है बायोट सवार्ट लॉ। आप ये सभी बच्चे जानते हो कि बायोट सवार्ट लॉ, बायोट सवार्ट ने क्या किया था। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आप सभी बच्चे जानते हो कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, पर यदि चार्ज सेम नेचर का हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लगने वाला फोर्स होगा अट्रैक्शन नहीं होके रिपल्सन हो जाता है। अट्रैक्शन नहीं होके बच्चा रिपल्सन का हो जाता है। ये बात तो आप लोग जानते हो। लेकिन इससे पहले ये बात आप जानते हो, जब कूलम से इस बातों को देखा तो कूलम ने अपना एक नियम दिया कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा। और इस नियम में उन्होंने क्या बताया कि लगने वाला फोर्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन्होंने बताया। उसी तरीके से ये बात ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो ठीक है कि मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के जगहों में मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, ये बात एकदम सही है। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो कितना होगा, इस बात को समझाने के लिए आपको ये लॉ याद रखना पड़ेगा। कौन? बायोट सवार्ट लॉ। बायोट सवार्ट ने क्या किया, अपने नियम में एक चीज बताया कि यदि मान लो बच्चा कि अपने पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो करता है, कितना करंट फ्लो करता है बच्चा? आई। तो इसके आसपास के जगहों में कहीं भी यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले आप क्या करो, इसका पोजीशन लिख लो कि भाई कितना दूरी पे ये है। पोजीशन वेक्टर के साथ इसका जो एंगल बनता है करंट एलिमेंट का, वो छोटा सा करंट एलिमेंट का एंगल। बोले सर ये करंट एलिमेंट क्या होता है? एक बड़ा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस बड़े से करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट आपने काट लिया, तो इस छोटे से पार्ट का कुछ ना कुछ लंबाई होगा dl, और इसमें करंट कितना है? I। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो I इंटू dl, यही कहलाता है करंट एलिमेंट। जिस कंडक्टर के करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है उसके आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी उतना ज्यादा होता है। ये बात आप समझ चुके। अब यदि इस बात को यदि देखा जाए तो बायोट सवार्ट ने अपने नियम में क्या बोला कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पे हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट माना, कितना? आइडियल।
और इस छोटे से करंट एलिमेंट के वजह से यहां पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी। कितना होगा बच्चा? डीबी। लेकिन इस डीबी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस डीबी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहले डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। आईडीएल मतलब डीबी जो होगा वो हमेशा करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो किसी भी कंडक्टर के आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट एलिमेंट के वजह से वो हमेशा करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर इन्होंने क्या बोला? फिर बोला कि ये जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन के साथ एंगल। और एंगल किसके बीच? पोजीशन और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल, ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर तीसरा बात इन्होंने क्या बोला? तीसरा बात इन्होंने बोला कि जितना ज्यादा दूरी बढ़ाओगे आप उतना कम मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। तो तीसरे नियम में बोला इन्होंने ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा डीबी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है बच्चा, ऐसे। अब यदि आप तीनों को एक साथ मैच करवा दो, तीन इक्वेशन अपने पास है, तीनों इक्वेशन को मैच करवाओगे तो क्या होगा बोलो? बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन के मदद से कितना हो जाएगा बच्चा? डीबी जो हो जाएगा ये होगा, बोलो कितना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईडीएल साइन थीटा। देखो आईडीएल और साइन थीटा के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों ऊपर में रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर। सही है बच्चा, ऐसे। अब यदि आपने इसको लिख दिया तो कितना हो जाएगा बोलो? ये डीबी हो जाएगा बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा? के आई डी एल साइन थीटा बाई कितना? आर स्क्वायर। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा बोलो? सॉल्व करने के बाद आ जाएगा के आई डी एल साइन थीटा, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया है तो हमने कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिख दिया। लेकिन इस के का जो वैल्यू है, इस के का वैल्यू एसआई यूनिट सिस्टम के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है और सीजीएस के लिए 1 होता है। आप एसआई के लिए याद रखना, ये कितना? म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल टू 10 का पावर -7। यूनिट क्या होगा? इसका होता टेस्ला, इसका होता मीटर स्क्वायर, और इधर आई का एम्पियर, इधर मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, है कि नहीं बच्चा? तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देख लेना सही कर रहा हूं। टेस्ला मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा डीएल के वजह से और आई आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब यहां पे यदि आप बात करोगे बच्चा तो ये के का ऐसा यूनिट सिस्टम में वैल्यू है। के क्या है? यहां पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल लो आप। ठीक है बच्चा, तो ये जो के है, इस के का वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आगे बात समझ में कि नहीं आपको? ये बात है। फिर यदि आप ये बात समझ चुके हो बच्चा, तो उसके बाद आपको कई बार म्यू नॉट का वैल्यू यहां से पूछ देता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा, और यूनिट रहेगा बच्चा कितना? टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। आगे बात समझ? तो ये भी बात है, ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, परेशान मत होना। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव यहां से आप क्लियर कर सकते हो। फिर आपको पूछा जाता है कि म्यू नॉट जो है इसका नाम क्या है? कि भाई म्यू नॉट जो है, ये बात तो समझ में आया, लेकिन इसका नाम बताओ कि म्यू नॉट का नाम क्या है? तो म्यू नॉट का जो नाम होता है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है कि नहीं बच्चा, ये बात। तो आपको ये बात समझ में आ चुका है, मतलब इतना तक आपको लिख के आना, इससे ज्यादा मैं लिखूंगा फिर यूनिट डायमेंशन बहुत सारी चीजें है, इसका वेक्टर फॉर्म ये वो करूंगा, फिर आप 2 नंबर में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इतना क्यों लिखे। तो इसीलिए मैंने एकदम लिमिट में लिखा है कि कम से कम आप इतना जरूर लिख देना बच्चा, ठीक है, इसको इतना आप जरूर लिख देना। तो आपको करना है क्या है, बायोट सवार्ट लॉ में आपको लिखना है, देखो बच्चा लोग, बायोट सवार्ट लॉ में आप लोग लिखो, अकॉर्डिंग टू बायोट सवार्ट, according to Biot-Savart law, according to Biot-Savart law, according to Biot-Savart law, the magnitude of magnetic field, according to Biot-Savart law, the magnitude of magnetic field, है नहीं बच्चा, around a current element is given as, देखो मैं आपको बोलता हूं कि आप इतना ही लिखना, क्योंकि इसको आप यदि जितना ज्यादा बनाने की कोशिश करोगे, जितना अच्छा से लिखने की आप कोशिश करोगे, उतना ज्यादा ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे गिवन एज में आपको बोलना पड़ेगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट एलिमेंट, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ, है नहीं, एंगल बिटवीन पोजीशन एंड करेंट एलिमेंट, फिर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना पड़ेगा। तो इतना चीजों को लिखोगे तो आप बोलोगे कि सर 2 नंबर में पूछता है तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ गया। तो आप इतना शॉर्ट में लिख जरूर दिया करो कि किसी भी करेंट एलिमेंट के बगल में या आसपास में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया जाता है कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइडियल के, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के, और dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के, ठीक है। अब आप इतना लिख लोगे तो इतना से आपका 2 मार्क्स, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये 2 मार्क्स आ जाएगा। तो क्या जरूरी है बिना मतलब का टेंशन हम लोग पाले, एक्स्ट्रा लिख के आए, ठीक है। तो आप इतना लिख के आना, ठीक है बच्चा, ये बात आप लोगों का क्लियर है। और ये यदि क्लियर है तो अब हम लोग क्या करें, इसी में डायरेक्शन ध्यान देना, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 नियम पढ़ते हैं बच्चा, यहाँ पे 2 रूल्स पढ़ते हैं, है नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें फर्स्ट रूल क्या है, पहला नियम क्या है, बोले सर यहाँ जो पहला नियम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, फर्स्ट रूल वो ये है बच्चा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बात तो आपने समझ लिया, कितना, KI sin थीटा बाय r², उसी को आप कितना बोल सकते हो, μ0/4 इंटू I sin थीटा अपॉन r², ठीक है बच्चा। वैसे भी आप लिख सकते हो k को आप चाहो तो, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चा k, इस k को, एक मिनट, इस k की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा ना dB का, बोलो ना कितना, ये आ जाएगा μ0 I sin थीटा अपॉन 4πr²। तो चाहो तो ये भी आप याद रख सकते हो, या पूछा भी जाता है, ध्यान देना, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन यही बात मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि मान लो ऐसा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यदि हमको इसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो इस डायरेक्शन के लिए हम लोग एक सिंपल सा काम करते हैं,
क्या सिंपल सा काम करते हैं, अपना दायां हाथ निकालते हैं, क्योंकि रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो दायां हाथ का अंगूठा निकालो और इसको सीधा ऐसे करो। अब अंगूठे को आप हमेशा करंट के डायरेक्शन में, अंगूठे को हमेशा किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में चिपका दो। तो आपने करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख दिया, दाएं हाथ के अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो आपकी उंगली जिधर मुड़ेगी या मुड़ने वाली जो उंगली का डायरेक्शन होगा, यही डायरेक्शन होगा बच्चा किसका, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यदि आपसे किसी ने पूछा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, ये अपना थंब है, थंब को आपने इस डायरेक्शन में रखा तो उंगली इधर आपको किधर मुड़ रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ डायरेक्शन अंदर होगा। और इधर पूछ दिया जाए तो यहाँ पे डायरेक्शन बाहर होगा। जिधर आपकी उंगली मुड़ रही होगी उधर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझा जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, और यहाँ पे डॉट, डॉट का मतलब आउटवर्ड, बाहर के तरफ। ठीक है बच्चा। तो ये राइट हैंड थंब रूल, कई बार आपको पूछ देते हैं व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा बच्चा, इस नियम के अनुसार, मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में, है नहीं, according to this rule for the direction of magnetic field due to a straight current carrying conductor due to a straight carrying conductor is, ध्यान से देखना, एक मिनट समझ लेना, according to this rule for the direction of magnetic field due to current, due to a straight current carrying conductor, a straight current carrying conductor में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, keep the thumb of your right hand, keep the thumb of your right hand in the direction of, keep the thumb of your right hand in the direction of current, then the direction of curling finger, then the direction of curling finger gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक छोटे से जगह में लिखा है इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप ठीक से एक बार पढ़ने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि बहुत आसान है ये। अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कीप द थंब ऑफ योर राइट हैंड, आप अपने दाएं हाथ का अंगूठा किधर रखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में रखो, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर, तो आपके घूमने वाले उंगली का डायरेक्शन या जिधर की तरफ आपका उंगली घूम सकता है वही डायरेक्शन होता है किसका, बता बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड का। सिंपल सा बात है। 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है, हालांकि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे 3 नियम था, याद है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल और स्क्रू गेज रूल, याद है या नहीं। राइट हैंड थंब रूल में भी 2 था, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए और एक सर्कुलर कंडक्टर के लिए, ठीक है।
पर मैं आपको बोलूंगा कि आप राइट हैंड थंब रूल ये याद रखो, क्योंकि आपसे 2 नंबर में कई बार पूछा गया बच्चा लोग। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक, उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। इस चैप्टर का एक मोस्ट VBI 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है बच्चा, ये कौन सा लॉ है, क्या मतलब है इस नियम का, नहीं थोड़ा सा हम लोग समझते आइए। एम्पियर सर्किटल लॉ ये क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एम्पियर्स ने क्या बोला, एम्पियर ने क्या बोला अपने सर्किटल लॉ में, कि जैसे मान लो यहां पे एक से ज्यादा करंट कैरिंग कंडक्टर है और हर एक में करंट फ्लो कर रहा है और अलग अलग डायरेक्शन में है। यहां I1 करंट है, यहां I2 करंट है और यहां I3 करंट है। तो हर किसी को यदि आप एक वायर से इसको बांध दोगे या इसका लाइन इंटीग्रल निकालोगे, या एक क्लोज एम्पीरियन लूप बोलते हैं इसको, जब आप इसको एक एम्पीरियन लूप के अंदर लेके आओगे, एक हाइपोथेटिकल लूप होता है जिसमें आप मान लो कि सारा का सारा वायर बंधा हुआ है, तो इस वायर में जो करंट होगा इसके वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल क्यों? क्योंकि लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया बच्चा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी किसके लिए? क्लोज लूप के लिए। तो यहां पे हमने क्लोज लगा दिया, तो इसी को पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करेंट, है नहीं? चाहो तो आप यहाँ पे आई नेट लिख दोगे, या नहीं तो चाहो तो आप समेशन ऑफ आई लिख दोगे, दोनों सही है, गलत नहीं है। ध्यान से देखना बच्चा, ये बात समझ में आया? तो इसके हिसाब से कि किसी भी करेंट कैरिंग, बहुत सारे अलग अलग करेंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो इतने के बराबर होगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है बच्चा, जब कभी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो बहुत सारे अलग अलग वायर्स के वजह से या बहुत सारे बंडल्स ऑफ वायर्स के वजह से, तो उसमें ये बहुत अच्छा हेल्प कर लेता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने बोला, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना बच्चा? म्यू नॉट टाइम्स, अब ऊपर जाने वाले करंट को आप प्लस मानोगे तो नीचे वाला करंट माइनस होगा, तो ये कितना होगा? आई नेट के जगह पे आ जाएगा कितना बच्चा? I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I3। आगे बात समझ में? ये आगे बात समझ में क्या? तो इतना ही लिखना, ज्यादा टेंशन मत लेना। मुझे भी पता है कि लास्ट समय में आप लोग ये सब अजीब और गरीब चीजों को देख के डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, ये मैं भी जानता हूँ। इसलिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम से कम लिखने से आपका काम चल जाए उतना में मैं आपका काम चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंप्लेन मत करना कि सर यहाँ कॉपी के जैसे 3-3 बड़ा बड़ा कॉपी बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। मैं पूरा एकदम शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, बात समझ में आया? इससे शॉर्ट नहीं कर सकते भाई। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बच्चा? लिखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, the line integral of magnetic field है ना, the line integral of magnetic field in a closed loop is always equal to
क्लोज लूप इज ऑलवेज equal to closed loop is always equal to mu naught times net current inside loop। अब 2 नंबर में पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, छोटा सा डायग्राम बना के इतना लिख के आना है, बात खत्म। ठीक है, अब इससे शॉर्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अब इसमें मत बोलना कि सर इससे भी शॉर्ट करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, नहीं भाई। ठीक है, एक बार देख लेना। जो देखो मैं बोलता हूं आपको ऐसे याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसको पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए? यहाँ पे क्लोज सर्कल दिख रहा है, मतलब क्लोज लूप के लिए। कितना होगा? म्यू नॉट गुना, मतलब म्यू नॉट टाइम्स होगा नेट करेंट इनसाइड द लूप। बात समझ में आया? आप इतना याद रखोगे, ये अपने आप याद है भाई। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। एम्पियर सर्किटल लूप का लॉ का एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसका नाम है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड आप लोगों से डबल स्टार 2 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड कुछ अलग चीज नहीं है, ये इंसुलेटिंग करेंट कैरिंग कंडक्टर या इंसुलेटिंग करेंट कैरिंग वायर को, जब जैसे मान लो आपके पास ये वायर है, ठीक है बच्चा, अब इस वायर को आपने क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म पे या सिलेंड्रिकल किसी भी इंसुलेटर के ऊपर आपने इसको ऐसे बांध दिया, ऐसे इस तरीके से। ठीक है बच्चा, तो ये जो आप क्लोजली पैक कर देते हो हेलिक्स के फॉर्म में, इसी ज्योमेट्री का नाम रखा जाता है सोलेनॉइड। या आपने कभी स्प्रिंग देखा हो? क्या देखा हो बच्चा, बोलो? स्प्रिंग। तो यदि आप स्प्रिंग को देखे होगे तो मान लो कि एक इंसुलेटिंग स्प्रिंग है ना, इंसुलेटिंग स्प्रिंग है, और जब उससे आप करंट पास करवा दोगे तो उसी का दूसरा नाम रख दिया जाता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड है बच्चा इंसुलेटिंग स्प्रिंग समझ लो, या करेंट कैरिंग इंसुलेटिंग स्प्रिंग समझ लो। ठीक है बच्चा, तो लिख डालो जल्दी से, इसको लिख डालना बच्चा लोग, जल्दी में लिखो। सोलेनॉइड क्या है? लिखिए, द सोलेनॉइड, या ऐसा लिखो ना बच्चा लोग, कैसे लिखोगे? व्हेन ए current carrying when a current carrying insulated wire is closely wound over a cylindrical frame, cylindrical insulated या insulating frame in a form of helix, then it is called a solenoid। ठीक है बच्चा, मतलब क्या है कि अपने पास कोई सिलेंड्रिकल वुडन फ्रेम है, मान लो 1 मिनट के लिए अपने पास एक सिलेंड्रिकल वुडन फ्रेम ये है, लकड़ी का या किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, लकड़ी का है, थर्मोकोल का है, प्लास्टिक का है, कैसे भी। पर यदि बच्चा आप एक सिलेंड्रिकल वुडन फ्रेम के ऊपर, सिलेंड्रिकल वुडन फ्रेम के ऊपर या सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग फ्रेम के ऊपर एक करेंट कैरिंग वायर लाते हो,
और इस करेंट कैरिंग वायर को बहुत क्लोजली लपेट देते हो स्प्रिंग के फॉर्म में या हेलिक्स के फॉर्म में, तो इसी ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। तो मतलब यहां से वायर आया और एकदम क्लोजली ऐसे पैक कर दिया गया, ठीक है बच्चा, ऐसे। तो इसी करंट कैरिंग पैक किए हुए ज्योमेट्री को या इसी करंट कैरिंग हेलिक्स के फॉर्म को या करंट कैरिंग हेलिक्स या स्प्रिंग के फॉर्म को दूसरा नाम दे दिया जाता है और जिसका नाम है बच्चा सोलेनॉइड। तो ये मान लो एक करंट है जो इसमें फ्लो कर रहा है। अब करंट हमेशा यहां से ऊपर से जाता है, फिर वापस ऐसे 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 लिपेट फिर बाहर इधर से आ जाता है करंट, ठीक है बच्चा, ऐसे। तो इसी को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, सोलेनॉइड। अब यदि आपको सोलेनॉइड पूछता है तो आपकी मर्जी, आप इतना लिख के आ जाओगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन यदि आप जानते हो कि करंट कैरिंग एक लूप के वजह से यदि हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग किसी भी करंट कैरिंग लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, कि आप क्या करो, करंट के डायरेक्शन में, जैसे यहां देखो, यहां एक लूप ऐसे बन रहा है, ऊपर से करंट जा रहा है, यहां ऐसे अंदर जा रहा है, फिर इधर से बाहर आ रहा है, फिर इधर से अंदर जा रहा है, इधर, मतलब करंट का डायरेक्शन यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चा, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप देखो, तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है आप अपने दाएं हाथ के उंगली को उधर करंट के डायरेक्शन में मोड़ो, तो अंगूठे का डायरेक्शन जो है वो बता देगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। यदि इधर मैं बोलता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। आगे बात समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो इसकी वजह से होगा वो इधर के तरफ होगा, और ये एक लूप के वजह से, फिर दूसरे लूप के वजह से होगा, फिर तीसरे लूप के वजह से, फिर चौथे लूप के वजह से होगा, हर किसी लूप के वजह से होगा, और हर किसी का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आने की वजह से सबके वजह से जुड़ जाएगा। तो इसके इनसाइड पॉइंट पे एक तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस वजह से एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है ये एक बार मैग्नेट के जैसा भी बिहेव करने लगता है। ठीक है बच्चा, ये बात समझो। अब यदि आप इस बात को समझ चुके हो, ठीक है, इस बात को आप समझ चुके हो, तो इसके वजह से हम एम्पीरियस सर्किटल लॉ लगा के इसके वो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो मैं एक अच्छे बच्चे को हमेशा बोलता हूं कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डेफिनेशन लिख लिए हो और उसके बाद आप काम कर रहे हो, नहीं। मुझे लगता है कभी कभी ये बोर्ड जो है ना ब्लॉक हो जाता है, पता है आप, देखो ये बोर्ड ही काम नहीं कर रहा है, और इसी वजह से आपका क्लास जो है 2-3 दिन से जो रोक दिए थे, इससे पहले भी एक बार ऐसे हो रहा था, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा था। वो बोला कि सर 2 दिन में आके चेक कर लेते हैं, मिला ही नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ये है बच्चा, समझे? बोर्ड हैंग कर रहा है ये, समझ गए? और इस वजह से आपकी जो क्लास है वो रुक चुकी थी, इसी वजह से। इसके लिए भी एक वो बोले थे कि 1-2 दिन का समय दीजिए सर, हम किसी को भेजते हैं टेक्नीशियन को, एक बार चेक करेगा, लेकिन ये आया ही नहीं। अब फिर से वही हो गया हाल, ठीक है। ये सबसे बड़ा समस्या मेरे लिए, अब ये चलेगा भी नहीं बच्चा। इससे आगे का जो क्लास है ना, मैं आपको सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगा, और टोरॉइड पढ़ाना है उसके बाद। टोरॉइड के बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है और इसके मोशन का क्या ट्रेजेक्टरी होता है, उस पर थोड़ा सा बात करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछा जाता है। और फिर उसके बाद 2-3 टॉपिक, मतलब कल के क्लास में समझो कि आधा घंटा आपका टाइम लूंगा मैं, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। आप भी देख रहे हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तब तक थोड़ा दिक्कत है। बोर्ड पूरा दिन सुबह से शाम तक ये ऑन रहता है, तो लास्ट में आते आते ये थोड़ा सा कम काम करता है। चलो ठीक है।
रखते हैं जितना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा।